हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर आबिद सरगानी। व्यूवर्स, आज की हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्कोर्स के बारे में। स्कोर्स इन गोट, शीप और काव्स में जो है स्कोर्स होती है। स्कोर्स एक डायरिया है और साइन एंड सिम्टम्स है, जिसके रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस हैं कि स्कोर्स होती क्यों है, इसके काजेस कौन कौन से हैं, और ये डायरिया जो है मोस्टली अर्ली एज ऑफ दी यंग वंस होती है। अप टू 10 to 15 days ऑफ दी गोट किड्स और शीप एंड समटाइम्स काव्स में भी जो है स्कोर्स हो जाती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि ये स्कोर्स और डायरिया होती क्यों है, तो इसको जो है सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि स्कोर्स है क्या। बेसिकली स्कोर जो है कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक डायरिया है जिसमें वाटरी डायरिया समटाइम्स जो है इसमें म्यूकस और ब्लड भी जो है स्टेन होती है। ठीक है, तो इसको जो है इतना क्रिटिकल ना लें कि स्कोर्स जो है एक डिजीज़ है। दिस इज़ अ जस्ट साइन और सिम्टम रिलेटेड टू अदर डिजीज़। तो इसके जो ये सिम्टम्स हैं मुख्तलिफ डिजीज़ में और मुख्तलिफ कंडीशंस में स्कोर्स हो सकती है। मसलन अगर इसके हम काजेज़ की बात करें तो इसके काजेज़ जो है दो कैटेगरीज़ में डिफाइन किए गए हैं। एक इन्फेक्शुअस होते हैं और दूसरा नॉन इन्फेक्शुअस काजेज़ ऑफ दी स्कोर्स आर डायरिया। सो इन नॉन इन्फेक्शुअस काजेज़ में पैरासाइटिक काजेज़ आ जाते हैं, जिसमें वार्म्स आ जाते हैं, मेनली बार्बल पॉर वार्म या इसको हम हेमनकस कांटाटस भी कहते हैं। ये एक पैरासाइटिक वार्म है, स्टमक वार्म है। उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जिससे स्कोर्स जो है हो सकती है, मसलन डाइटरी चेंजेस। फॉर एग्जांपल आफ्टर वीनिंग जो है मिल्क रिप्लेसर की तरफ जो है यंग वंस को दिया जाता है, मीन्स गोट किड्स को या फिर लैम्स को। तो उसमें मिल्क रिप्लेसर जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, तो उसमें भी ये स्कोर्स के होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद सिंपल इंडाइजेशन या एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। पुअर क्वालिटी फीड मीन्स आफ्टर वीनिंग जो है रफेज ड्राई रफेजेस वगैरह जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है उनकी, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है स्कोर्स। उसके बाद हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड। फॉर एग्जांपल अगर यंग वंस को ग्रेजिंग कराई जाती है या फिर जो है मतलब वेट फीड उनको दिया जाता है, तो उसमें भी स्कोर्स होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद जो है टॉक्सिन्स इन फीड जो है टॉक्सिन्स मसलन वाटर में भी हो सकते हैं या फिर फीड में भी टॉक्सिन्स अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी को अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद मैनेजमेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट में जो है पुअर सैनिटेशन, मतलब वाटर की या फिर जो है फीड की जो है या फिर मैनेजमेंट में जो है फार्म की पुअर सैनिटेशन नहीं है, और वहाँ पर वेरियस जो है बैक्टीरियल काजेज़ या फिर वायरल डिजीज़ आ गई हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्कोर्स हो सकती है। और उसके बाद ओवर क्राउडिंग में क्या होता है कि एनिमल को स्ट्रेस में आ जाते हैं वो यंग वंस। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से एनिमल स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस में जो है डायरिया हो सकती है। उसके बाद स्ट्रेस फैक्टर्स अदर देन दिस ओवर क्राउडिंग वीनिंग हो जाती है। ठीक है, उसमें एनिमल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसमें वेदर कंडीशंस का भी बड़ा रोल होता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन। दीज आर अदर स्ट्रेसर्स और स्ट्रेस फैक्टर्स विच काजेज दी स्कोर रिस्क। उसके बाद इन्फेक्शस काजेज़ का एक मेजर जो है रोल होता है, जो कि जिनको डायग्नोस करने के लिए जिनको मतलब कि सॉल्व करने के लिए हमें पहले डायग्नोस करना होता है। तो अगर उनको हम डायग्नोस करेंगे तो इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट तक पहुंच सकेंगे। तो इसमें फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शस काजेज़ आ जाते हैं, जैसे कि इकोलाई, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम डिजीज़ और जॉन्स डिजीज़। ठीक है, ये एक मेन बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसकी वजह से और बैक्टीरियल काजेज़ हैं जिसकी वजह से स्कोर्स और डायरिया होती है। और वायरल काजेज़ की अगर हम बात करें तो रोटा वायरस एंड कोरोना वायरस, दीज आर दी मेजर वायरसेस विच काजेज़ दी स्कोर्स और डायरिया इन यंग वंस। उसके बाद प्रोटोजोआन responsible for causing the scores in those are in kids of the goat and lambs of the sheep. So in this category, Emeria or Coccidia has a major important role in causing the scores.
Cryptosporidium and Giardia. These are the major three protozoans which causes these scores. उसके बाद हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं कि जॉन्स डिजीज़ को इनको जो है अलग अलग बैक्टीरियल काजेज, वायरल काजेज और जो है प्रोटोजोअल काजेज को पढ़ेंगे ताकि हमें डायग्नोस करने में आसानी हो जाए। डायग्नोस जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एक्यूरेट हो जी, तो हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाएगी कि हमें कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, कौन सी जो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देनी है या फिर मतलब सप्लीमेंट ट्रीटमेंट देनी है ताकि हम वायरल डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकें। तो जॉन्स डिजीज़ जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि किड्स और एडल्ट में जो है स्कोर्स काज कर सकती है, यानी कि डायरिया काज कर सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्कोर्स जो है एक डायरिया का टाइप है, ठीक है, या फिर सिंपली आप इसको डायरिया भी कह सकते हैं। इट्स अ कंटाजियस बैक्टीरियल डिजीज़। तो समटाइम्स ये भी पूछा जाता है कि जो है स्कोर्स जो है कंटाजियस है कि नहीं है। ये डिपेंड करता है कि काज कौन सा है, दैट स्प्रेड फ्रॉम वन तो इट मीन्स जॉन्स डिजीज़ है, कंटाजियस है, ठीक है। दिस डिजीज़ मोस्टली अफेक्ट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द गोट्स एंड विच रिजल्ट्स इन द स्कोर्स एंड रैपिड डेथ ऑफ द एनिमल। द जॉन्स डिजीज़ में जो है स्कोर्स हो सकती है। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम हमने पढ़ा कि क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है जिसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस एक स्पेशी है क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरियम की, जिसके फिर क्लोस्ट्रीडियम में जो है 4 टाइप्स आ जाते हैं, A, B, C एंड D टाइप्स, जो कि गोट्स में विच लीड्स टू द अकरेंस ऑफ स्कोर्स। उसके बाद क्लोस्ट्रीडियम टाइप D जो है इट्स अ मोर कॉमन टाइप ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया दैट अफेक्ट्स द गोट्स। तो उसके बाद टाइप डी जो है क्या करता है कि न्यूरोलॉजिकल साइंस डेवलप करता है अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ डायरिया। जब न्यूरोलॉजिकल साइंस डेवलप हो जाएंगी तो अल्टीमेटली वो एनिमल की फिजियोलॉजी पर अफेक्ट करेंगी, तो उसकी वजह से जो है स्कोर्स हो सकती है। उसके बाद इकोलाई को तो आप जानते होंगे, दिस इज द वन ऑफ द कॉमन काज ऑफ स्कोर्स इन गोट, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है। आप जानते होंगे कि ये पुअर सैनिटेशन, यहाँ पर जो है मतलब पॉल्यूशन होगी या फिर हाइजीनिक कंडीशंस फॉलो नहीं की जाती, तो ये इकोलाई ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है, क्योंकि इकोलाई की कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है। तो फार्म की जो है पुअर मतलब हाइजीनिक कंडीशंस एंड हाई क्वालिटी सैनिटेशंस लाजमी है, क्योंकि इकोलाई की इन्वेजन ना होनी चाहिए। अगर इकोलाई इन हो गया फार्म पर तो इसको निकालना भी तमाम मुश्किल हो जाता है। तो दिस बैक्टीरिया डिजीज़ इज़ अ मोर कॉमन इन यंग गोट्स ऑफ लेस देन 10 डेज। तो इसमें आप डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर जो मतलब के किड्स हैं उनको अगर 10 दिन की उम्र से पहले जो है मसलन स्कोर्स हो रही है, तो इट मीन्स द काजेटिव एजेंट में भी इकोलाई। तो आप इकोला की एंटीबायोटिक्स जो सेंसिटिव हैं उनको आप उनके ज़रिए जो है ट्रीट कर सकते हैं। इन दिस डिजीज़ द यंग वंस ड्रूल मोर सलीवा। तो इसमें एक यूनिक करेक्टरिस्टिक दिया गया है कि ये मतलब प्रोफ्यूज सेलिवेशन होगी यंग वंस में एंड हैव अ कोल्ड माउथ। अगर उनका आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो उनका माउथ जो है वो कोल्ड होगा। तो आप समझ जाना चाहिए कि ये इकोलाई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से स्कोर्स हो रही है, तो उसके मुताबिक आप फिर ट्रीटमेंट देंगे। देन दिस डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज दी वाटरी माउथ डिजीज़। तो वाटरी माउथ डिजीज़ अगर हो जाए तो उसमें भी स्कोर्स हो सकती है, तो उसकी ट्रीटमेंट फॉलो करें। उसके बाद फिर साल्मोनेला स्पेशी आ जाती है। साल्मोनेला खुद जो है एक बैक्टीरिया है विच कैन काज दी स्कोर्स इन एनिमल्स ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। The young goats under the period of 7 days may die without any signs when affected by this bacterial disease. अगर young goats जो है 7 days की कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है, तो ये हो सकता है कि ये साल्मोनेला की वजह से डेथ हुई हो। However, goats older than 7 days may show the score development. उनमें स्कोर्स हो सकती है। अगर 7 days के कम उम्र में जो है अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। वो कोई भी पर एक्यूट मीन्स उसका जो है पर एक्यूट केस में आ जाता है कि साइंस वगैरह शो नहीं होंगी। गोट्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में लीड टू एबॉर्शन। अगर गोट्स जो है प्रेगनेंसी की स्टेज में उनकी डेथ हो जाती है, मसलन लास्ट फ्यू मंथ्स हैं या फिर फ्यू डेज कहें, फ्यू वीक्स, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये होता है ना कि 5 मंथ्स एंड फ्यू डेज जो है प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड होता है गोट्स का,
तो अगर लास्ट मंथ मीन्स 4th और 5th मंथ में अगर एबर्शन हो जाती है तो साल्मोनेला के लिए टेस्ट करना लाजमी है कि हो सकता है उनकी वजह से डेथ हुई हो और एबर्शन हो सकती है। उसके बाद क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये एक पैरासाइट है विच काज पैरासाइट क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम विच इज़ अ प्रोटोजोआ, ठीक है। ये एक मतलब स्कोर्स काज कर सकता है। दिस पैरासाइटिक डिजीज आल्सो अफेक्ट्स द किड्स विद एज ऑफ द 5 to 10 डेज। 5 to 10 डेज की उम्र में जो भी किड्स होते हैं उनको ये क्रिप्टोस्पोरिडियम अफेक्ट कर सकता है। उसमें यह है जो एडल्ट गोट्स होती हैं वो एक्टिव और अलर्ट रहती हैं, ठीक है। द स्कोर्स काज्ड बाय दिस पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली वेरी वाटरी एंड येलोइश। तो अगर जो डायरिया और फीसेस जो हैं वो तमाम वाटरी हैं या फिर येलोइश कलर के हैं तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिप्टोस्पोरिडियम की वजह से हुआ होगा। उसके बाद जियार्डिया आ जाती है, ठीक है। जियार्डिया भी ये जियार्डिया एक मतलब प्रोटोजोआन है जो कि डायरिया और स्कोर्स काज करता है, ठीक है। इसमें जो स्कोर्स होती है वो ट्रांजिट होती है, टेम्पररी होती है। हाउएवर द एनिमल हैविंग जियार्डिया कंटिन्यू टू शेड द सिस्टस फॉर अ फ्यू वीक्स दैट कैन अफेक्ट द अदर एनिमल्स अलॉन्ग विद द ह्यूमन। उसके बाद कोक्सीडियोसिस आ जाती है। तो कोक्सीडियोसिस एक मेजर कॉज कंसिडर किया जाता है फॉर द डायरिया और स्कोर्स इन kids or lambs because it affects the goats of any age. However, goats between the age of 1 to 4 months are more prone to the coccidiosis outbreak. Usually goats get affected with coccidia when are in stress period, like the stress of transportation, the pressure of weaning. Any feed changes may cause susceptible to the coccidiosis. The scores caused by coccidia may have a mucus or बिलड एंड इट एंड द डायरिया इज़ वेरी वाटरी। जैसा कि हम जानते होंगे कि कोक्सीडियोसिस के जो है वेरियस स्टेज वेरियस फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कोक्सीडिया या इमेरिया के, ठीक है। तो वो जो है मुख्तलिफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, जेजुनम, ड्यूडिनम एंड इलियम, तो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो एग्जिस्ट करने के बाद जो है उनमें ही इन्फेक्शन काज करते हैं, तो उसकी वजह से डायरिया होगी तो वो एक वेरी वेरी वाटरी होगी, मीन्स वहाँ पर फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है स्टमक वार्म। स्टमक वार्म यानी कि बार्बल पोल वार्म हमने डिस्कस किया, इसको हेमनकस कंटाटस भी कहा जाता है। इट अफेक्ट्स द गोट्स ऑफ ऑल एजेस स्पेशली इन मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट। अ हायर वार्म लोड कैन लीड टू डायरिया इन गोट्स। तो हेमनकस कंटाटस क्या करता है कि ये मतलब इनकी अगर डोज बढ़ गई तो वो डायरिया भी काज करा सकते हैं, लेकिन मेनली ये जो है एनीमिया भी काज कराते हैं, तो एनिमल को डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके बाद रोटा वायरस, इट इज़ अ वायरल एलिमेंट दैट अफेक्ट्स द यंग गोट्स वाइल अदर एनिमल्स अलॉन्ग विथ ह्यूमंस आर ससेप्टेबल टू दिस वायरल डिजीज टू। इट मीन्स रोटा वायरस इज अ zoonotic वायरस। दिस वायरल डिजीज काजेज द स्कोर्स इन किड्स ऑफ एज बिटवीन 2 to 14 days. The young kids become stressed and dehydrated. उसके बाद फिर आ जाती है र्यूमेन एसिडोसिस। अच्छा, इसकी जो है एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि र्यूमेन एसिडोसिस होती कैसी है, ठीक है। र्यूमेन एसिडोसिस बेसिकली क्यों होती है? ये होती है ओवर फीडिंग ऑफ द ग्रेन्स और कंसनट्रेट्स की वजह से होती है। एसिडिटी ऑफ द र्यूमेन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दिस eating of the concentrate and grains will lead to alteration of the bacterial population and acidity in the rumen of goats, और एसिड की इंक्रीज इन इस rumen में जो है जब एसिडिटी इंक्रीज होती है इट विल रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द rumen, और वॉल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होती है कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन ऑफ द rumen डिक्रीज हो जाती है, दैट इज़, और वो बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन ऑफ द फाइबर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वहाँ पर फाइबर्स जो है डाइजेशन नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली जो है ब्लॉट हो जाती है या लॉस ऑफ एपिटाइट स्कोर्स एंड इवेंचुअली एनिमल्स की डेथ हो जाती है। तो र्यूमेन एसिडोसिस जो है रिलेटेड टू फीडिंग होती है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है कि इज़ गोट डायरिया कंटेजुअस। तो गोट डायरिया जो है कंटेजुअस होती है क्योंकि गोट्स में जब ये एक डायरिया आ जाती है गोट किड्स में या फिर लैम्स शीप पे लैम्स में, तो आप देखेंगे कि फार्म में जो है
मतलब सारे स्टॉक में जो भी किड्स पैदा होते हैं 10 to 12 दिन या 15 दिन के होते हैं, तो उनमें एक में डायरिया हो गई तो फिर अल्टीमेटली दूसरे में भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है डायरिया या स्कोर्स एक मतलब मैंने पहले भी कहा कि ये एक डिजीज़ नहीं है जो कि कंटेजियस हो, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपके फार्म पर इन्फेक्शन कौन सा हुआ है। मसलन इन्फेक्शन अगर कोक्सीडिया का है, साल्मोनेला का है, क्लॉस्ट्रीडियम का है, स्टमक वार्म्स का है, रोटावायरस का है या फिर क्रिप्टोस्पोरिडियम का है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है अंडरस्टूड है कि वो कंटाजियस डिजीज़ हैं या फिर कंटाजियस इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, तो वो आपका फिर फार्म फिलाक को जो है वो आपके तबाह कर देगा और उसके बाद जो है कंटाजियस है। और अदरवाइज़ जो है आपके अगर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं या नॉन इन्फेक्शस काजेटिव एजेंट है तो वहाँ पर कोई ख़तरे की बात नहीं होती। तो अच्छा, जो क्लिनिकल साइंस हैं, जनरल क्लिनिकल साइंस स्कोर्स और डायरिया की क्या होती है? इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, फ्लूइडिटी और वॉल्यूम ऑफ द फीसिस की जो है फ्लूइडिटी एंड वॉल्यूम और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज हो जाती है। इट मे हैव कंटेन द म्यूकस और ब्लड। एंड जब फीसिस वाटर जब जो है एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के बाद आपको एक साइंस नज़र आएंगे कि यहाँ पर डर्टी लेग्स होंगी एंड हॉग्स। उसके बाद सॉइल्ड वूल होंगे, रफ़ हेयर कोट। ठीक है, रफ़ हेयर कोट क्यों होता है कि यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन जस्ट नहीं हो रही होती लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन्स की भी लॉस हो रही होती है। उसके बाद स्किन जो उसका कंडीशन है, बॉडी कंडीशन स्कोर भी रिड्यूस हो जाता है। इल थ्रिफ्ट एंड पुअर परफॉर्मेंस, अगर एनिमल मिल्क दे रहा है तो मिल्क की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी और उसके बाद एनिमल जो है वेट गेन नहीं कर सकता। अच्छा, अब ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सी है, कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द स्कोर्स और डायरिया। तो मोस्ट केसेस ऑफ द डायरिया आर सेल्फ लिमिटिंग, इट मीन्स दे आर ट्रीटेड बाय itself and will go away on their own. There's no need to treat this symptom, but especially treatment depends upon underlying cause. तो आपने क्या करना है कि काज को ढूंढना है, डायग्नोस करना है कि वहाँ पर प्रॉब्लम कौन सा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है इनलिस्ट की गई हैं कुछ मेडिसिन या फिर कुछ ड्रग्स, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कोशिश करनी है, जितने मैंने साइन एंड सिम्टम्स मुख्तलिफ काजेटिव एजेंट्स के बताए हैं तो आपने डायग्नोस करना है कि स्पेशली काजेटिव एजेंट है कौन सा जिसकी हमें ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर नॉन इन्फेक्शियस है तो आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, मसलन बिस्मथ, सबसेलिसाइलेट, कोलिन पैक्टिन, प्रोबायोटिक्स जो है वो र्यूमेन की जो है मेटाबॉलिज्म या फिर र्यूमेन की हेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद फ्लूइड थेरापी या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है देते हैं ताकि रिहाइड्रेशन हो सके। उसके बाद अगर इन्फेक्शियस काज है तो इन्फेक्शियस एजेंट की जो है मुख्तलिफ सेंसिटिविटी होती है, वो जिस एंटीबायोटिक के सेंसिटिव हैं आपने वो जो है एंटीबायोटिक्स देनी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है पैथोजन इन्वॉल्व है इस स्कोर्स को काज करने में। उसके बाद आप जो है चॉइस करें ड्रग की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरली आप पेंसिलिन है, स्पेक्टिनोमाइसिन है, कोरिड है या फिर अदर सल्फा ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये आप दे सकते हैं ये सारी एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ जनरल एंटीबायोटिक्स। एज ए जनरल एंटीबायोटिक्स इसलिए दी जाती हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद प्रिवेंशन। अच्छा, अब प्रिवेंशन के लिए ग्रेजुअल चेंजेस इन डाइट। आप अगर एनिमल की या फिर किड्स की वीनिंग कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट जो है फॉरेज वगैरह ना दें, है ना दें। ठीक है, या फिर हाई फाइबर कंटेंट पर ना ले जाएं, तो उनको ग्रेजुअली जो है उनका मिल्क रिप्लेसर करें। ठीक है, ताकि उनका जो र्यूमेन है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाए। और उसके बाद रफेजेस दें, ड्राई फीड दें इन डाइट, डायरेक्ट जो है ग्रेजिंग पर ना ले जाएं ताकि लश और पास्चर वगैरह जो है वहाँ पर पास्चर जो है वो डायरेक्ट ना खाएं ताकि उनको स्लोली ग्रेजुअली जो है डाइजेशन में मसला ना हो। उसके बाद गुड सैनिटेशन ऑफ द फार्म, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और कोक्सीडियोसिस टू कंट्रोल दी कोक्सीडियोसिस डिजीज़। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ठीक है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर माय सपोर्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।